Hello and welcome to the Facebook live session of the Mom Experts on Corona in Kids. कोरोना संसर्ग का बच्चों में प्रमाण। ऐसा बहुत ही शायद ही कभी देखा जाता होगा कि भविष्य बताने वाले खुद अपनी भविष्यवाणी गलत होने की इच्छा रखें, पर कोरोना काल में जो कभी न सोचा, न देखा, न सुना, वो सब देखने मिल रहा है। और ये थर्ड वेव का प्रेडिक्शन भी ऐसा ही कुछ है। हम लोग सब अपने मन में यही सोच रहे हैं कि काश ये न्यूज़ गलत हो, काश ये प्रेडिक्शन गलत हो, पर देखते ही देखते ये भी सच होता हुआ दिख रहा है। तो कोरोना इन चिल्ड्रन, इस बारे में आज हमको बताने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पल्लवी बापट पिंगे। ये एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है और हमें हमेशा से गाइड करते आई हैं। वेलकम टू अवर लाइव सेशन मैम। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हमने कहा कि थर्ड वेव के प्रिडिक्शंस हर जगह सुनने में आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ने मिल रहा है। तो पहली बात तो क्या हम ये मान के चलें कि थर्ड वेव आने वाला है, और क्या थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा रिस्क में रहेंगे इस इन्फेक्शन के? एक्चुअली जब हम किसी पैंडेमिक की बात करते हैं तो उसमें वेव पैटर्न में ही ये पैंडेमिक आता है। तो जैसे हमारे यहाँ ऑलरेडी अभी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव कोविड-19 की हो चुकी है। सेकेंड वेव इज टुवर्ड्स द एंड, हम बोलेंगे। अभी भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे नंबर्स कम नहीं हुए, तो इसीलिए ये संभावना है कि ये फिर से एक पैटर्न में थर्ड वेव के फॉर्म में आए। और जैसे आपने कहा कि इसमें बच्चे अफेक्ट होंगे क्या, तो उसकी भी संभावना है। उसका कारण ये है कि एक तो थर्ड वेव कब आने वाली है ये भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जितना ज्यादा अप्रैल मंथ हैज बीन डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, तो उतनी ही फास्ट स्पीड से मई में स्पेशली महाराष्ट्र में हमने देखा है कि नंबर्स ये नीचे आने लगे हैं। तो ऐसे ही आगे जाके ये नंबर्स फिर कब बढ़ना शुरू होंगे ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा-सा कठिन है, लेकिन संभावना है और हमें रेडी रहना चाहिए उसके लिए। और बच्चे इसमें अफेक्ट होंगे क्या? तो फर्स्ट वेव में बच्चे जो थे उनका परसेंटेज जो था वो कम था, और हमने देखा था कि फर्स्ट वेव में एल्डरली लोग जो हैं, जो हम बोलेंगे कि 50 प्लस 60 प्लस जो एज ग्रुप के लोग हैं उनको ज्यादा तकलीफ हुई, या फिर जिन्हें साथ में कुछ रीनल डिसीज है या ब्लड ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, ऐसे लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी फर्स्ट वेव। लेकिन सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा है कि यंगर पॉपुलेशन जो है, यंग एडल्ट पॉपुलेशन जो है, 30 प्लस 40 प्लस लोगों को भी बहुत इसका असर हुआ है, और इवन सीवियरिटी वाइज भी इन लोगों में देखा गया है। ज्यादा सीरियस? जी हाँ, तो इस वजह से जब हम देखते हैं तो ऐसी संभावना है कि थर्ड वेव में जो अब ऐसे लोग हैं जो जिनको अफेक्ट नहीं हुआ है, उनको ही अफेक्ट करने की संभावना है, और इसीलिए बच्चों को ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वेव में बच्चे जो हैं, और ग्रेजुअली हम नंबर्स बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो संभावना है कि थर्ड वेव में बच्चों को कोरोना ज्यादा अफेक्ट करेगा, पर हम डिफरेंशिएट कैसे करें, कैसे समझे कि एक फीवर जो है वो एक नॉर्मल बुखार है या कोरोना का बुखार है? एक्चुअली जब फीवर आता है तो एज डॉक्टर्स हमारे लिए भी एटलीस्ट एकदम सिर्फ एक दिन का फीवर है तो उसमें सस्पेक्ट करना हमारे लिए भी कठिन होता है कि इस फीवर का कारण क्या है। तो इसीलिए कोविड का फीवर या कोरोना का फीवर ये बाकी फीवर से कुछ अलग रहेगा ऐसा नहीं है। हमें जो है बाकी साथ में आने वाले जो सिम्टम्स हैं, बच्चे को और क्या तकलीफ हो रही है, उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। और अल्टीमेटली टेस्ट करके ही हम पक्का बता सकते हैं कि ये कोविड है। सिम्टम्स से सिर्फ कोविड पता करना ये हाल फिलहाल तो मुश्किल है। तो बुखार के अलावा ऐसे कौन से कॉमन सिम्टम्स है जो बच्चों में देखे जाएंगे या जा रहे हैं? बच्चों में जो हम देख रहे हैं कि जैसे बुखार है, फिर थोड़ा सर्दी हो सकती है, या गले में खराश, अगर बच्चे उतने बड़े हैं कि बता पाएं कि गले में खराश है। फिर उसके बाद में बॉडी एक एक स्पेसिफिकली देखा गया है, स्पेशली पैरों में बच्चे बता सकते हैं कि पैर दर्द कर रहे हैं करके, या फिर हेडेक हो रहा है। ये टिपिकली सिम्टम्स हमें देखने मिलते हैं। लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये अदरवाइज भी देखा जा रहा है कि जो सेकेंड वेव आई थी इसमें ये सिम्टम थोड़ा कम हो गया है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव में ये सिम्टम बहुत ज्यादा था, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल का। सेकेंड वेव में वो कम हुआ है, और बच्चों के केस में भी ये बहुत दिख रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन साथ ही में बच्चों में और भी ये चीज देखी गई है कि वॉमिटिंग, या फिर दस्त लगना, या जिसे हम डायरिया बोलते हैं, लूज मोशंस होना, या पेट दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स भी कोविड की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं।
और कुछ एकदम रेयर टिपिकल सिम्टम्स में सीजर्स या झटके आना ऐसा हो सकता है। तो ज्यादातर देखा जाए तो बच्चों के सिम्टम्स जैसे बड़ों के सिम्टम्स है उसी से मैच करते जाते हैं, और इसमें इन एडिशन जो वॉमिटिंग होना या दस्त लगना और इन वेरी रेयर केसेस सीजर्स टाइप के सिम्टम्स भी देखने मिल सकते हैं। ऐसा कुछ है कि जिससे हम बच्चों में कोरोना प्रिवेंट कर सकते हैं कि हो ही ना? हो ही ना ऐसे 100% उपाय तो हम लोग भी ढूंढ ही रहे हैं। इट्स बीन अ स्ट्रगल फॉर लास्ट 1.5 years नाउ, लेकिन हम हमारी तरफ से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो बच्चों को सिखा सकते हैं, और जिसके लिए बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी पीडियाट्रिक्स की जो ऑल इंडिया की एसोसिएशन है, उनके द्वारा गाइडलाइंस आते जा रही हैं, और मेनली जो फोकस किया जाता है वो SMS पे किया जाता है, जिसमें S इज फॉर सैनिटाइजिंग, या फिर मैं बच्चों को बताती हूँ कि साबुन से हाथ धोना। सो एस इज फॉर दैट कि बच्चों को जो है एग्जैक्टली कैसे हैंड वॉश करना है वो सिखाना बहुत जरूरी है। एंड 20 सेकेंड्स इज द टाइम मिनिमम कि उतना आपने हैंड वॉश करना है। फट से ऐसे कुछ तो भी किया और हो गया ऐसा नहीं है। 20 सेकेंड्स में बच्चे ने पूरा हैंड वॉश करना चाहिए। एंड सेकेंडली उसकी जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करनी चाहिए। हम आगे लगे तो वो स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में M इज फॉर मास्क। मास्क पहनना बहुत जरूरी है बच्चों ने भी। एंड ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि बिलो 2 years ऑफ एज के जो बच्चे हैं उनको हम मास्क अवॉइड कर सकते हैं। कारण सिर्फ उसका ये है कि 2 साल से नीचे के बच्चों को अगर जैसे मास्क की वजह से कभी कभी सांस लेने में तकलीफ लग रही है, या हमको भी कभी कभी सफोकेट होता है, तो हम खुद से नीचे करते हैं। लेकिन जो बच्चा 6 महीने का है, 8 महीने का है, 11 महीने का है, 15 महीने का है, उस बच्चे को ये बताना मुश्किल जाएगा। इस वजह से उनकी समझ के हिसाब से 2 साल के नीचे के अगर बच्चे हैं तो उनको अगर मास्क नहीं लगाया है तो ठीक है, लेकिन 2 साल के ऊपर के बच्चों को मास्क लगाना जरूरी है। इसलिए उनको मास्क कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लगाना है, ये सिखाना बहुत जरूरी है। और तीसरा एस जो हमारा SMS का आता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का। तो बच्चों को हमें ये चीज समझानी चाहिए, और आपको ताजुब होगा ये देख के कि बच्चे समझते हैं अगर हम उन्हें बताएं तो। और बच्चे जो है उन्हें जो बिहेवियर दिख रहा है उसको भी फॉलो करते हैं। हाँ। तो इसीलिए अगर एडल्ट्स कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं घर में, तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी उतने विजिलेंट होते हैं कि वो घर से निकलने के पहले बोलेंगे कि हमें मास्क लगाना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमें यही अवॉइड करना है कि सोशल गैदरिंग्स आप अवॉइड कीजिए, और बच्चों को भी अगर खेलने के लिए वगैरह या फिर बाहर भी आप लेके जा रहे हैं तो मास्क में लेके जाइए। एंड अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट। ऐसा ऐसा खेल या ऐसे मत उनका एक मीटिंग रखिए जहाँ पे उनका फिजिकल कांटेक्ट हो, उसे अवॉइड करना जरूरी है। तो दिस इज हाउ SMS से हम बच्चों की इसके लिए कोरोना से प्रिवेंशन कर सकते हैं। और साथ ही में वी हैव टू लुक आफ्टर देयर डाइट ऑल्सो, कि दे आर हैविंग अ गुड डाइट, ताकि बच्चों की इम्यूनिटी बने। तो SMS, साबुन या सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि आई थिंक बड़ों ने भी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वी आर ऑफ कोर्स, हम मंकी सी मंकी डू, हमें देख के ही बच्चे करेंगे जैसा हम करते हैं वैसा। तो बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बाद में बच्चों का कोरोना का टेस्टिंग कब करना चाहिए, कौन से सिचुएशन है उसमें करना चाहिए और कौन सा टेस्ट करना चाहिए? तो जब हम कोविड की जांच बोलते हैं तो अभी हमारे पास जो अवेलेबल है कोविड की जांच, वो वही होती है जो नाक और गले में से जो सैंपल, थ्रोट में से सैंपल लिया जाता है। और कब करना है, तो जब बच्चे सिम्टोमेटिक हैं, जैसे जो सिम्टम्स मैंने बताए, अगर उनमें से कुछ सिम्टम्स बच्चों को हैं, या फिर घर के किसी मेंबर को कोविड के सिम्टम्स हैं और वो कोविड पॉजिटिव आए हैं, तो बच्चों का भी करना जरूरी है, इवन इफ उनको सिम्टम्स नहीं है तो भी। और तीसरा है कि जैसे अगर बच्चे को बुखार आता है, तो हम एक 3 दिन से भी ज्यादा अगर बुखार है तो ऐसी सिचुएशन में भी टेस्ट करना जरूरी है। ठीक है। तो ये 3 सिचुएशंस जो बताई गई है उसमें बच्चों का RT-PCR टेस्ट जो नाक में और गले में से जो स्वैब लेते हैं वो करना जरूरी है। अब बच्चों में कोरोना का सीरियस इन्फेक्शन होने के पॉसिबिलिटीज क्या है? जैसे कि इस बार हमने देखा सेकेंड वेव में जो यंग अडल्ट्स आपने कहा उनमें काफी सीरियस इन्फेक्शंस भी देखे गए। तो क्या बच्चों में सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, और इसके क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे? एक्चुअली बच्चों में भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ऐसे कैटेगरीज में हम इसे देख सकते हैं। तो माइल्ड सिम्टम्स में यही होता है कि जो जो सिम्टम्स है कि फीवर आया बच्चे को, सर्दी खांसी जो है
उसके साथ साथ बच्चे का जो ऑक्सीजन लेवल है वो सही तरीके से चल रहा है, बच्चे की सांस नहीं फूल रही है, या फिर जो हम बोलते हैं कि बच्चा भाप नहीं रहा है, तेज सांस नहीं ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो हम माइल्ड इन्फेक्शन में कंसिडर करते हैं। लेकिन बच्चे के अगर सांस लेने में तकलीफ बढ़ रही है या ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो वो मॉडरेट में जा सकता है। और सीवियर इन्फेक्शन में बहुत बार बच्चों को साथ में कुछ शरीर पर रैशेज आ सकती हैं, या फिर बच्चे का डिहाइड्रेशन बच्चे को हो सकता है, बच्चे का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, तो ऐसी चीजें सीवियर इन्फेक्शन में हो सकती हैं। लेकिन द गुड थिंग इज कि बच्चे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बच्चे ये असिम्टोमेटिक रहते हैं, और दूसरा जो सिम्टोमेटिक बच्चे भी हैं उनमें 90% बच्चे जो हैं ये माइल्ड इन्फेक्शन के ही रहने वाले हैं। तो हार्डली ऐसे 2 to 3% बच्चे हैं जो सीवियर इन्फेक्शन रहेंगे, जिनको हॉस्पिटल में जाने की और एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमें यही फोकस करना है कि हाउ कैन वी बी विजिलेंट टू पिकअप कि हमारे बच्चे का माइल्ड इन्फेक्शन ही है और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर कोई भी हमें डेंजर साइन मिलता है तो फिर हम मॉडरेट या सीवियर की तरफ जा रहे हैं, ये हमें पिकअप करते आना चाहिए। और ये जो डेंजर साइन आप बोल रहे हैं, रेड फ्लैग्स, तो ये क्या रहते हैं? जैसे आपने कुछ कुछ बताया अभी कि बीपी कम हो सकता है या रैशेस हो सकती हैं, और कोई रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं? या जैसे इसमें बीपी कम होना, ये चीजें थोड़ा सा घर में हमें समझना मुश्किल है, तो इसीलिए जब हम रेड फ्लैग्स की बात करते हैं, डेंजर साइंस की बात करते हैं, तो वो मेनली वैसे साइंस रहेंगे जो पेरेंट्स घर पे चेक कर सके। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीवर जो है बच्चे का वो 4 से 5 दिन के ऊपर होने आ गया है और फिर भी कंट्रोल में अगर नहीं आया है, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में हमें ये देखना है कि बच्चा खाना कैसे खा रहा है, मतलब बच्चे का खाना कम हो गया है क्या, मतलब बहुत एपेटाइट लिथार्जिक हो गया लॉस है जो बच्चा। कहते हाँ, हैं, हाँ। एपेटाइट लॉस हो गया है, बिल्कुल खा नहीं पा रहा है, लिथार्जिक हो गया है, एक्टिव जितना था बच्चा उतना हो नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहूंगी कि कोविड इन्फेक्शन भी एक वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन में नॉर्मली ऐसा होता है कि जब बुखार होता है उतने पीरियड के लिए बच्चा जो है वो सुस्त रहता है और थोड़ा सा नॉट एक्टिव रहेगा, लेकिन जैसे ही बुखार उतर जाता है द चाइल्ड इज अगेन एक्टिव प्लेइंग। तो उसी तरीके से इसमें भी ये चीज देखी जाएगी कि सिर्फ बुखार के समय में बच्चा सुस्त रहता है, लेकिन बुखार उतरते से ही बच्चा एक्टिव है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बच्चा फिर भी एक्टिव नहीं है, एपेटाइट लॉस है उसका, तो फिर ये हम डेंजर साइन में कंसिडर करेंगे, ऐसा है। ओके। तो जैसा कि मैडम ने कहा, कुछ कुछ अगर ये डेंजर साइंस आपको देखने मिलते हैं तो आपने तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और मैं एक और चीज यहाँ आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैंने बोला कि जो उसकी सांस तेज चल रही है वाली जो बात है, तो वहां पे हमको ध्यान देना है कि बच्चे की सांस जो अगर तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत हमेशा की तरह सांस नहीं ले रहा है, ज्यादा सांस तेज चल रही है, या फिर उसका ऑक्सीजन लेवल 95% के नीचे चला गया है, तो ऐसे में हमें ये एज अ डेंजर साइन कंसिडर करना है। ऑक्सीजन लेवल के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जब हम लोग हमारे इसके ऊपर पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो एक उंगली इस्तेमाल करते हैं, बट कभी कभी बच्चों का जब हम करते हैं तो 2 उंगली भी डाल के आप चेक कर सकते हैं, और उसे हाथ उसका बराबर से जमीन पे या कोई ऐसे सॉलिड सरफेस पे स्टेबलाइज करके फिर वो वैल्यू लेना है। ठीक है, अगर हम हवा में लेंगे और थोड़ा शेक हो रहा है या बराबर से नहीं हो रहा है तो उसमें वैल्यूज बराबर नहीं आती है, जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो सकता है। और दूसरी बात है कि उस पर्टिकुलर पल्स ऑक्सीमीटर में अगर आप देखेंगे तो उसमें वेव फॉर्म बनती है एक, और बाजू में वहां पे 2 वैल्यूज आती है, एक होता है ऑक्सीजन लेवल और एक होता है हार्ट रेट। हार्ट बीट। हाँ, तो वो जो वेव फॉर्म है वो भी अच्छे से बनना चाहिए। अगर वो ऐसे 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 बहुत ही हल्का हल्का सा बन रहा है, लाइट बराबर बन नहीं रहा है, इसका मतलब वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो वेव फॉर्म जब अच्छे से बन रहा है, पूरा ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, इसका मतलब वो पल्स ऑक्सीमीटर बराबर से वैल्यू डिटेक्ट कर रहा है, और फिर वो वैल्यू सही। तो इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है, तो पल्स ऑक्सीमीटर पे हमने सही से बच्चे का एक के बदले 2 उंगलियां भी इंसर्ट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू सही आ रही है या नहीं ये देख के फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल रेंज में है या सीरियस में है। बच्चे को 2 चीज़ें हैं कि या तो हमने घर में कुछ होम रेमेडीज है जिससे ट्रीट कर सकते हैं, या हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए। जब पहली बार सिम्टम्स आए हैं और आपने टेस्ट कराई है और पॉजिटिव आया है, तो सबसे पहले इट इज एडवाइजेबल कि आपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना है,
एंड अभी की सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द पीडियाट्रिशियंस आर गिविंग टेली कंसल्टेशन सर्विसेज, जिसमें वीडियो कॉल या फिर फोन कॉल के द्वारा आपसे बात की जाएगी, आपको सारे डिटेल्स पूछे जाएंगे। जरूरत पड़ी तो वीडियो कॉल से बच्चे को हम विजुअली भी देख पाएंगे कि बच्चा कैसा है क्या है, और उस हिसाब से बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई डेंजर साइंस आती है तो फिर इट इज एडवाइजेबल कि बच्चे को इमीडिएट लेके जाए। लेकिन अगर बच्चा वैसे ठीक है, एक फीवर स्पाइक आया है और कंफर्टेबल है बच्चा, तो उसमें पैनिक होके बच्चे को बाहर लेके जाना और कंसल्टेशन के लिए लेके जाना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उसमें एक तो बच्चा भी जो है वो बीमार है, उसमें आप उसको लेके जा रहे हो, तो उसके लिए भी एक एक्सर्टिंग हो जाता है ये। और दूसरी बात है कि हम दूसरों को भी इस इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज कर रहे हैं बाहर जाके। तो इन दोनों रीजन से जब डेंजर साइंस है तभी हॉस्पिटल में लेके जाना सही रहेगा। और अब अगर हम बोल रहे हैं कि घर में रहेंगे और जो भी ट्रीटमेंट आपके पीडियाट्रिशियन ने दिया है वो फॉलो करेंगे, तो उसमें मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारे बच्चे का मॉनिटर करना है। तो क्या क्या मॉनिटर करना है? फीवर मॉनिटर करना है, एवरी 4 to 6 आवर्स हमने बच्चे का टेम्परेचर लेना है। उसके बाद में दूसरी चीज जो हमें फॉलो करनी है, ऑक्सीजन लेवल बच्चे का चेक करना है, वो भी 4 to 6 आवर्स। और साथ ही में हमें बच्चे का रेस्पिरेशन कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है जैसे आप हमेशा देखते हैं वैसा लग रहा है, या फिर ज्यादा तेज लग रहा है, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। और ये सिर्फ देखना जरूरी नहीं है, इसे लिख के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम हर 4-6 घंटे की रीडिंग्स लिखते हैं, तो ये रीडिंग्स जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो एज अ प्रोफेशनल हमें वो ट्रेंड समझ में आता है कि हाउ द चाइल्ड इज बिहेविंग इन द इन्फेक्शन, सो दैट अगर कुछ सटल भी चेंजेस हो जो हमें पिकअप करते आते हैं वो हम वहां पिकअप कर पाएंगे। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पैरासिटामोल जो है वो हम देते हैं तो उसका डोज रहता है, तो वो डोज आपके डॉक्टर से डिस्कस करके ही आप दीजिए, अपने मन से डोज ना दें। इट्स बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर कि कितना डोज देना है। और 6 आवर्स के गैप से हम पैरासिटामोल दे सकते हैं, तो वो मेंटेन कर सकते हैं आपकी आपने कब कब वो दवाई दी। एंड लाइक एनी अदर वायरल फीवर, दिस ऑल्सो नीड्स प्लेंटी ऑफ हाइड्रेशन। फ्लूइड्स बच्चे को देना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे का थोड़ा सा डाइट एपेटाइट कम है लेकिन बच्चा फ्लूइड्स अच्छे से ले रहा है, तो नथिंग टू वरी। आप फ्लूइड्स इन एनी फॉर्म दे सकते हैं बच्चे को। पानी हो गया, अगर ओआरएस पसंद है तो ओआरएस, बट मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग दैट ओआरएस इन राइट प्रोपोर्शन। इट शुड नॉट बी समथिंग रॉन्ग मेजरमेंट्स लेके ना बनाए। या फिर नींबू शरबत है, या फिर छाछ हो गया, कढ़ी हो गई, सूप हो गया। So anything which the child likes and is in liquid form will ensure the hydration of the child, वो आपको बच्चे को देना। ठीक है, तो टेली कंसल्टेशन का ऑप्शन आजकल हर जगह अवेलेबल है। अवॉइड टेकिंग द चाइल्ड आउटसाइड अननेसेसरीली अनलेस देयर इज अ सीरियस कंडीशन एंड इट रिक्वायर्स अटेंशन। घर पे जैसा कि मैडम ने कहा, एवरी 4 to 6 आवर्स मॉनिटरिंग करिए, मॉनिटरिंग की नोटिंग करिए, वो बहुत जरूरी है। और एवरी 6 आवर्स डॉक्टर ने बताए हुए दवाई उसी प्रोपोर्शन में, उसी मेजरमेंट में दीजिए। सेल्फ मेडिकेट करना, लेट्स अवॉइड ऑल दीज थिंग्स बिकॉज अननेसेसरी और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं इसमें। इसमें सेल्फ मेडिकेशन से एक और बात आती है कि एडल्ट्स में तो हमने देखा ही है कि कई बार ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स या ओवर यूज ऑफ मेडिसिन हुआ है इस दौरान। तो बच्चों में क्या हमें जो एंटीबायोटिक्स रहते हैं वो, या जो स्टीरॉइड्स रहते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ रहती है, रेमडेसिविर या और सारे स्टीरॉइडल दवाइयाँ आई हैं, उसका बच्चों में यूज करना है, यूज हो सकता है, या वो उसकी जरूरत नहीं है? जब हम बच्चों में बात करते हैं तो जैसे वी नो कि बच्चे मैक्सिमम जो है माइल्ड इन्फेक्शन वाले ही रहेंगे और घर पे ही मोस्टली बच्चे ट्रीट हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये बाकी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इवन जो एंटीबायोटिक्स है उनका भी हमें कोई रोल इसमें नहीं देखा गया है। और जो जैसे रेमडेसिविर है, टोसिलिजुमाब है, आइवरमेक्टिन है, ये सारे जो हायर ड्रग्स हैं, तो ये कुछ इवन स्टेरॉइड्स हैं, कुछ इसमें के मेडिसिन ऐसे हैं कि वो तो इंजेक्शन फॉर्म में ही लगते हैं। तो इसीलिए ये सारे मेडिसिन आर रिजर्व फॉर आईसीयू केयर, कि अगर सीवियर डिसीज आता है और वहां पे डिसीजन लिया जाएगा कि वेदर दिस इज नीडेड और नॉट, तो उस हिसाब से वो आईसीयू केयर में अगर सीवियर डिसीज किसी को हुआ है बच्चे को, तो वहां पे वो डिसीजन उस टाइम पे लिया जाएगा। लेकिन माइल्ड डिसीजेस में इन सारे मेडिसिन का कोई रोल नहीं है।
तो मेनली हमें फ्लूइड और रेस्ट पे ही फोकस करना है कि बच्चे को रेस्ट करने देना है, फ्लूइड्स देना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, एंड पैरासिटामोल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फीवर के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना है। तो द बॉटम लाइन इज डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। अगर भगवान न करे अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो आईसीयू में ये सारी मेडिसिन दी जाती है, हमें घर पे इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि अगर बच्चे को जैसे अगर कोरोना पॉजिटिव आता है और अगर रेगुलर वैक्सीनेशन ड्यू है, जो कि एज वाइज 6 मंथ्स 9 मंथ्स जो भी वैक्सीनेशन रहते हैं, तो वो वैक्सीनेशन के लिए बच्चे को ले जाना चाहिए या उसे पुश कर सकते हैं? When the child is COVID positive, so we are advising home isolation. तो उस दौरान वो 15 दिन का जो टाइम है जब से आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तब से 15 दिन तो इट इज एडवाइजेबल नॉट टू गो एनीवेयर। तो इसलिए उस दौरान तो हमें वैक्सीन नहीं ही देना है। उसके बाद जब वो आइसोलेशन पीरियड खत्म हो जाता है, उसके 2 हफ्तों के बाद आप आपके बच्चे का जो पेंडिंग वैक्सीनेशन है वो करा सकते हैं। However, अगर बच्चा एडमिट हुआ था, इफ द चाइल्ड हैड अ सीवियर डिसीज एंड वाज एडमिटेड और वहां पे हाई स्टेरॉइड्स या कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जैसे टोसिलिजुमाब वगैरह दिया गया हो, वैसा कुछ रहा, तो वहां पे यू विल हैव टू वेट फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि उन सारे मेडिसिन की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी कम होती है, और जब हम वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन को भी इम्यून रिस्पॉन्स आना जरूरी है। तो इसीलिए 3 महीने फिर हमें वहां वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद में हम बच्चों का जो भी जितना जैसे डिले हुआ है वो आगे शिफ्ट करके व्हाट एवर इज राइट फॉर दैट चाइल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर एज, उस हिसाब से फिर वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। ओके, सो रेगुलर केसेस में 2 वीक्स आइसोलेशन प्लस 2 वीक्स वेट, और अगर एक्सट्रीम केसेस है तो उसमें लाइक मैडम सेड 3 मंथ्स का वेट करने के बाद भी वैक्सीन दे सकते हैं। कोविड वैक्सीन इन किड्स का क्या स्टेटस है, कब हमें वैक्सीन मिल सकती है? एक्चुअली जैसे अब हम देख रहे हैं कि इनिशियली इट वाज स्टार्टेड फॉर 60 प्लस, देन 45 प्लस, फिर 18 प्लस, और अभी फिलहाल 18 प्लस इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वैक्सीन मिल रहा है। हाउएवर पहले जो हमारी फर्स्ट वेव का भी जो एक ये था स्टडी कि बच्चे ये कम अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली अब हम सेकेंड वेव में भी देख रहे हैं कि उनका नंबर बढ़ा है, एंड थर्ड वेव ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इट विल बी अफेक्टिंग किड्स मोर। तो इस वजह से कोविड वैक्सीन इन चिल्ड्रन, इसके ऊपर ऑलरेडी द वर्क हैज स्टार्टेड, बट इट्स इन अ ट्रायल्स राउंड, अभी अभी ट्रायल्स शुरू हैं उसके। तो ट्रायल्स का क्या रिस्पॉन्स आता है, उसकी एफिकेसी क्या आती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ सून वी विल गेट दीज वैक्सीन। हाउएवर आउट ऑफ इंडिया कुछ कंट्रीज में एडोलेसेंट्स के लिए कोविड वैक्सीन शुरू हो गया है। यूएस में दे हैव स्टार्टेड फॉर लाइक 13 ईयर प्लस बच्चों के लिए स्टार्ट किया है उन्होंने। सो उसी तरीके से हम लोग भी, हमारे यहाँ ट्रायल शुरू हुए हैं, सो दे हैव जस्ट स्टार्टेड लास्ट मंथ। तो उसके रिजल्ट्स आने में जितना टाइम लगेगा और एफिकेसी कितनी है, वो स्टडीज देख के ही फिर इट विल बी टेकन एज अ डिसीजन कि हाउ आर वी सपोज टू गिव इट टू द किड्स, या कौन से एज ग्रुप में हम दे पाएंगे, वो तब पता चलेगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि जल्दी हमारे भी यहाँ स्टडीज होके वैक्सीन आ जाए। इस दौरान ये भी सुनने में आ रहा है कि फ्लू वैक्सीन जो रहते हैं, जो हम लोग बच्चों को नॉर्मल कोर्स में भी दिया जाता है, तो मॉनसून के पहले बच्चों को फ्लू वैक्सीन देने से जो कोरोना जैसे सिम्टम्स है वो अवॉइड कर सकते हैं और वो देना चाहिए, ऐसा काफी सुनने में आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फ्लू वैक्सीन एक्चुअली जब हम बात करते हैं तो फ्लू वैक्सीन इज अ ऑप्शनल वैक्सीन, मतलब वो हमारे नेशनल शेड्यूल में नहीं है, लेकिन एज अ ऑप्शनल वैक्सीन इट इज अवेलेबल, एंड एज पर आवर इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इट इज एडवाइजेबल टू गिव फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 मंथ टू 5 ईयर्स, सभी बच्चों को देना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शनल वैक्सीन है। और उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे ये जो मॉनसून जब होता है तब हम देखते हैं कि जैसे मौसम बदलता है तो बच्चों को सर्दी खांसी शुरू होती है, और कुछ बच्चों को मॉनसून के पीरियड में बार बार रिपीटेड एवरी मंथ होता है। फिर उसके बाद में देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, स्पेशली साउथ पार्ट ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे विंटर जब आता है फिर से वो टाइम पे आपको दिखता है कि बच्चों को ये फ्लू हो रहा है करके। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे ऑल राउंड द ईयर्स इन डिफरेंट डिफरेंट वीक्स ये फ्लू जो है बच्चों को होता है। अब द प्रॉब्लम इज कि फ्लू के जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर टू कोविड हैं, क्योंकि कोविड के सिम्टम्स ऐसे कुछ अलग नहीं है। बहुत सारे डिसीजेस जो बच्चों को होते हैं, नॉर्मल वायरल डायरिया होता है बच्चों को, फीवर 100 कारण की वजह से आ सकता है, तो उसमें से एक कारण अब कोविड भी।
तो इस वजह से ये जो डिफरेंस है इन दोनों में कि ये फ्लू की वजह से बुखार आया है या फिर ये कोविड की वजह से हो सकता है क्या, ये एक और सवाल उसमें आ जाता है। एंड एज वी आर एक्सपेक्टिंग इन कमिंग मंथ्स अगर कोविड का थर्ड वेव आने वाली है और यही वो टाइम है जब फ्लू के भी केसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में बच्चों को फ्लू की वजह से फीवर आया है या फिर कोविड की वजह से आया है, ये हमें नहीं पता चलेगा। सेकेंडली, अगर बच्चों को फ्लू हो रहा है तो उस टाइम पे उनकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी ड्रॉप डाउन हो जाती है, तो उसमें से वो रिकवर होते हैं, तो देन दे विल बी ससेप्टेबल फॉर अ कोविड इन्फेक्शन। और तीसरी बात ये भी है कि जैसे ये जो फ्लू का जो वैक्सीन है, इट इन जनरल विल प्रिवेंट कि बच्चे जो हैं उतना बीमार ना पड़े, जो उनके छोटे मोटे सर्दी खांसी और बुखार के एपिसोड्स है वो ना हो। तो जो एक एंजाइटी क्रिएट होगी कि ये कोविड है क्या, फिर हम टेस्टिंग करें, फिर हम टेस्टिंग करने के बाद पता चलेगा कि नहीं है, तो ये सारा जो पैनिक, एंजाइटी, अननेसेसरी टेस्टिंग है, ये हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इस रीजन से फ्लू वैक्सीन देना वुड बी बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन, considering what we are anticipating now that the third wave is likely to come and it is going to affect kids more. इसीलिए flu vaccine could be helpful in that case. तो 5 साल तक के बच्चों में देना बेनिफिशियल हो सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर डॉक्टर, यू कैन कंसल्ट एंड डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट इट। एक और चीज़ है, जो हमने सीरियस डिसीजेस की बात की थी बच्चों में, तो एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम का कुछ सुनने में आ रहा है, तो ये क्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या चीज़ है ये? एक्चुअली ये जो हम इसको मिस्क बोलते हैं, तो ये एक्चुअली जो है बच्चों में कोविड इन्फेक्शन जिन्हें शायद असिम्टोमेटिकली होके गया हो, उन बच्चों को आफ्टर फ्यू वीक्स ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं कि जिसमें दे हैव दिस वॉमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बॉडी पे रैश आ सकती है, फिर लिथार्जिक हो सकते हैं, फिर इवन जैसे मैंने बोला था कि उनका बीपी कम हो सकता है। तो ये सारे जो सीवियर सिम्टम्स हैं ये आ सकते हैं, और ये इट इज मोर ऑफ अ हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का, जो एक पहले इन्फेक्शन होके गया जबकि तब बच्चे को ज्यादा कुछ तकलीफ हुई नहीं, उसके कुछ हफ्तों बाद फिर बच्चे को ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, और जब हम चेक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बच्चे को कोविड इन्फेक्शन के एंटीबॉडीज बच्चे के शरीर में प्रेजेंट है। तो इसीलिए इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद कोविड इन्फेक्शन, लेकिन अगेन द परसेंटेज ऑफ दिस इज वेरी वेरी लेस, एंड इट माइट मीन्स ऐसा होता है कि बहुत बार आपको मालूम नहीं रहेगा कि बच्चे को असिम्टोमेटिक कैरियर था और फिर बाद में ये सिम्टम्स आए, और फिर हमें पता चलता है कि इससे पहले कोविड इन्फेक्शन था या फिर रिसेंटली कोविड इन्फेक्शन के बाद में ही ऐसा बॉडी का रिस्पॉन्स आया। तो इस तरीके से ये मिस्क है, और मिस्क को मेनली जो है ये हॉस्पिटलाइजेशन ही लगेगा, चाइल्ड विल नीड हॉस्पिटलाइजेशन, दैट कैन नॉट बी मैनेज्ड एट होम, एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन फॉर द चाइल्ड। तो बच्चा अगर असिम्टोमेटिक भी है तो कुछ हफ्तों बाद अगर ऐसे कोई सिम्टम्स देखने मिलते हैं तो बी विजिलेंट, बी केयरफुल एंड टेक द राइट स्टेप्स दैट टाइम। घर में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, अभी भी हमने देखा है सेकेंड वेव में तो ऐसा देखा गया है कि एक साथ पूरी फैमिली बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो गई है, बट लेट्स से थर्ड वेव में अगर ऐसा होता है कि लेट्स से इफ द मदर एंड चाइल्ड बोथ आर पॉजिटिव और इफ ओनली वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, सो देन व्हाट आर द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन? अगर मदर एंड चाइल्ड बोथ आर पॉजिटिव तो वहां कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन स्टे टुगेदर, and if it is a very young baby who is breastfeeding, the mother can breastfeed also the child, there is no problem with that, provided the mother is not sick enough that उन्हें hospitalization की जरूरत है, तो फिर mother and child can stay together, can take care of each other. However, मैं फिर भी ये एडवाइस करूंगी कि अगर इवन इफ फैमिली मेंबर्स सबके सब पॉजिटिव हैं और एक ही घर में है, तो दे कैन एक्चुअली जस्ट बी लाइक जस्ट अ नॉर्मल फैमिली, बट हमें याद रखना है कि फिर भी आप मास्क यूज कीजिए, क्योंकि इन जनरल जो मास्क का वायरल लोड है वो ट्रांसफर होने की जो कोविड का वायरल लोड है वो ट्रांसफर होने की संभावना होती है। तो इवन इफ यू आर ऑल स्टेइंग टुगेदर एंड आप सब साथ में रह पा रहे हैं, फिर भी मास्क का इस्तेमाल फिर घर में करना सही रहेगा। और दूसरा जो आपने कहा कि अगर वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड वन ऑफ देम इज नेगेटिव, तो हम ऐसा सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे मदर इज पॉजिटिव एंड चाइल्ड इज नेगेटिव। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वहां पे घर में ऐसे सराउंडिंग्स हैं कि नो अदर ऑप्शन इज अवेलेबल कि बच्चे को कोई ध्यान दे सकता है,
तो मदर कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड प्रोवाइडेड शी इज नॉट दैट मच इल कि मतलब वो नहीं बच्चे का ख्याल रख पाएंगी, तो she can take care of the child, but she has to maintain all the precautions, that is सैनिटाइजेशन करना है, मास्क पहनना है, और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बच्चे को केयर गिविंग के लिए बच्चे के पास में जाना है। और अगर ये मदर बिलो 2 years के बच्चों की है जहाँ पे बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, तो वहां पे द मदर्स कैन कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग इन सच चिल्ड्रन, मतलब मदर पॉजिटिव है और बच्चा निगेटिव है एंड द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन मदर फॉर फीडिंग, तो फीडिंग के लिए बच्चे को माँ के पास दिया जा सकता है। Mother has to follow all the sanitization procedures, and after feeding, is the child is to be given to some other caregiver if possible. और अगर दूसरी हम बात करते हैं कि बच्चा पॉजिटिव है एंड मदर या फादर बोथ आर निगेटिव, तो उस सिचुएशन में इट्स वेरी ऑब्वियस दैट द पेरेंट्स हैव टू टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड। तो ऐसे सिचुएशन में आपने आपके लिए खुद के लिए प्रोटेक्शन सारा फॉलो करना है। यू आर यूजिंग मास्क, ग्लव्स इफ पॉसिबल, फिर आप हैंड वॉशिंग कर रहे हैं एंड इवन इफ इट इज नीडेड तो जो प्रोटेक्शन गेयर अगर पॉसिबल है, फेस शील्ड वगैरह इस्तेमाल करना, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो इस्तेमाल करते हुए यू कैन टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। एंड एक और चीज जैसे आपने कहा कि ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आई हैं, तो एक जो सिचुएशन मेरे ध्यान में अभी आई और आई हैव नोटिस्ड इट कि कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स हैव कम पॉजिटिव और बच्चे को हल्का सा एक आधा फीवर आके गया था, so they feel that for the safety of the child they will prefer to send the child to grandparents so that बच्चे को infection ना लगे and the child is safe with the grandparents। बट यहाँ हमें ये समझने की कोशिश करना जरूरी है कि जब आपकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ चुकी है and till the report had not come the child was with you, it means the child is exposed। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे को बिना टेस्ट किए ग्रैंड पेरेंट्स के घर भेज देना ये एक्चुअली ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि द चाइल्ड माइट बी अ सस्पेक्ट और अ कैरियर ऑफ द इन्फेक्शन एंड कैन गो विद द इन्फेक्शन कैन गो विद हिम टू द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ऑल्सो। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे का टेस्ट करा लीजिए और अगर बच्चा निगेटिव आता है तो आप उसे फिर ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेजिए ताकि उनकी हेल्थ का भी हम टेक केयर कर सकें। एंड इफ द चाइल्ड इज पॉजिटिव द चाइल्ड कैन स्टे विद यू। ओके, तो ये अलग अलग सिचुएशंस में हमने देखा कि कैसे हैंडल कर सकते हैं हम। तो obviously testing is important and then you can decide whether you can stay together or how much what is the level of precautions that you need to take। पर मास्क फिर भी पहनना जरूरी है, बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करना फिर भी हर सिचुएशन में जरूरी है। मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, मेक अ लाइफस्टाइल चेंज। आई थिंक जो हमने बार बार देखा है कि कोविड से हमें अगर कुछ सीखने मिला है तो वो ये है कि ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल के जो चीजें हैं इसको हमने कैसे अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है। वी हैव वन फाइनल क्वेश्चन फॉर यू मैम, हाउ प्रिपेयर्ड आर वी? हमने देखा इस बार बहुत खराब सिचुएशंस देखने और सुनने में आई हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है। क्या हम थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर्ड है? क्या हम पीडियाट्रिक केयर के लिए प्रिपेयर्ड है? So actually, yes, it has been a very tough time for government as well as private hospitals out there. सब जगह पे लिमिट्स हमारी स्ट्रेच हो चुकी थी when it was the second wave, जब पूरा पीक पे थी। But we have learned lessons out of it, and you would be happy to know this that the government as well as the Indian Academy of Pediatrics, they the state as well as central government both have taken due care to फॉर्म पीडियाट्रिक टास्क फोर्स। तो पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बनाई गई है हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल टास्क फोर्स है, रीजनल है और फिर हर डिस्ट्रिक्ट में भी है। एंड दे आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटिंग की विच आर द हॉस्पिटल्स विच कुड प्रोवाइड दीज सर्विसेज, उसकी पूरी लिस्ट बनाई जा रही है। वहाँ पे क्या क्या सारी जो हमें कोलैटरल्स लगेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसके लिए भी देखा जा रहा है। एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, यस्टरडे ओनली एम्स नागपुर में जो मिहान में है वहां पे द ऑक्सीजन प्लांट्स हैव बीन स्टार्टेड। तो द ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन प्लांट्स वहां पे स्टार्ट हो चुके हैं। ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम देयर आल्सो। एंड प्लस इवन इन एम्स इटसेल्फ पीडियाट्रिक केयर के लिए आईसीयू प्लस एनआईसीयू प्लस वार्ड में दे आर सेटिंग अप अ 200 बेडेड फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन। Similarly, GMC, IGMC government hospitals are gearing up themselves up for what can be done and to what level we have to be ready.
So yes, we are preparing, and it's like as we have anticipated कि ये हो सकता है, so we are preparing ourselves for that. And I think we should trust our system and our doctors too, that we will be able to provide the services as and when needed. Yes. Yes, there is no doubt about this. You people are the lifeline of our country, and we have seen it time and again. The real heroes, folks. So there's no doubt about it. बट जैसा कि मैडम ने कहा, बहुत ही रियश्योरिंग है कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारियां शुरू है, एंड व्हेन इट कम्स, व्हेन इट हिट्स अस, वी विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू हैंडल दीज थिंग्स दिस टाइम. So very, very informative and very informational, enlightening session, I would say. Thank you so much for all your inputs and all your advices. And जैसा कि हमने कहा कि ये थर्ड वेव के बारे में हमने विच इज प्रेडिक्टेड कि बच्चों में आ सकता है, उसके बारे में हमने आपके सारे जो कॉमन क्वेरीज थे वो आंसर किए हैं. अगर इसके बाद भी आपको कुछ सवाल है तो प्लीज अपने कमेंट्स में क्वेश्चंस लिख दीजिए, और हम लोग अपने एक्सपर्ट से पूछ के आपको उसका आंसर जरूर प्रोवाइड करेंगे. Thank you so much, and stay home, stay safe. Thank you so much, ma'am.